हाय गाइस, मेरा नाम प्रशांत मौर्य है और आप देख रहे हैं टेक वोट यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेटवर्क हायरार्की के बारे में, जिसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका पार्ट 1 बना रखा है मैंने। उसमें बहुत सारे स्लाइड्स हैं। मैंने कुछ स्लाइड अभी कवर किए हुए हैं, जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क में कितने प्रकार के हायरार्की बनती है, कितने टाइप के नेटवर्क बनते हैं, उस नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस लगते हैं, किस टाइप की सिक्योरिटी लगाई जाती है, माइंड में क्या ऐसे सोच के नेटवर्क डिजाइन किया जाता है या बीओक्यू डिजाइन किया जाता है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि प्रीसेल्स का जॉब कैसे होता है, प्रीसेल्स का जॉब कैसे पा सकते हैं, उसमें क्या करना होता है, प्रीसेल्स का रोल क्या होता है। वीडियो उसी के बारे में है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा जानकारी चाहिए जो वीडियो में नहीं दिया गया हुआ है, या कुछ आप मिसमैच कर रहे हैं, या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट करके जरूर रिप्लाई कीजिएगा, मैं आपको जरूर सपोर्ट करूँगा। दूसरी बात, अगर आपकी कोई नेटवर्क या ऑफिसेस के अंदर कोई नई ऑफिसेस आ रही है, उसके अंदर नेटवर्क आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसे बहुत सारे ओईएम के साथ हम लोग डील करते हैं और आपका प्रॉपर नेटवर्क डिजाइन करके देते हैं। जैसे कि आपका अल्काटेल हो गया, एचपी हो गया, जूनिपर हो गया, फोर्टिनेट हो गया, सफोज हो गया और सोनिक वॉल हो गया, ऐसे बहुत सारे ओईएम के साथ हमारे टैप है। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए अगर अपना नेटवर्क डिजाइन कराना चाहते हैं या इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। गाइस, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट नेटवर्क डिजाइन के बारे में, और इसमें हम लोग बात करेंगे वाईफाई, लैन, टेलीकॉम, सिक्योरिटी एंड आईओटी के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग सिक्योरिटी में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी हो गया, हार्डवेयर सिक्योरिटी हो गया। इसमें और भी है, नेटवर्क आर्किटेक्चर डायग्राम भी है, जैसे टीयर 3 का है, टीयर 2 का भी है। एक प्रॉपर ब्रांच ऑफिस से लेके मेन ऑफिस को कैसे कनेक्ट करते हैं, इन डेटा पॉइंट को, वॉइस पॉइंट को कैसे कनेक्ट करते हैं, या तीनों का सिमिलर नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो आईपी का रेंज है, वही सेम आईपी रेंज हर जगह या प्रत्येक ब्रांच में हो, वो कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सा हार्डवेयर चाहिए, उस हार्डवेयर में कौन सा फीचर होना चाहिए, ये वीडियो उसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है इंडेक्स और एजेंडा। इस टॉपिक का एजेंडा क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। आपका फर्स्ट एजेंडा जो है ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब ये किस काम में आएगा, प्रॉपर ये जो ऑब्जेक्टिव उस चीज का है। एक जो ऑफिस का नेटवर्क आर्किटेक्चर बनता है, उसमें कितने प्रकार के डिवाइसेस लगते हैं, उन डिवाइसेस के क्या फीचर्स होता है, उसके बारे में बात करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे, वाईफाई डिजाइन के बारे में बात करेंगे, लैंड डिजाइन के बारे में बात करेंगे, टेलीकॉम मतलब आईपी टेलीफोनी या आईपी फोन, एनालॉग फोन के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब फायरवॉल हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे डीएलपी हो गया, डेटा लीक प्रोटेक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। वैसे बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में बात करेंगे। सातवां हो गया हाई एबिलिटी, रेडिडेंसी। हाई एबिलिटी क्यों जरूरी है, एचए में क्यों जरूरी है, क्यों लगाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस को मॉनिटर करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, या सबको एक पैनल पे इजिली उसको मैनेज कर पाए, उसके लिए कौन सा टूल होता है, कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा डेटा सेंटर टाइप के बारे में बात करेंगे और केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल फर्स्ट पार्ट में आपका कवर होगा 5 से 6 टॉपिक, और सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे 7 से 8 टॉपिक। अगर आप दूसरा टॉपिक देखना चाहते हैं, आप मिस ना कर पाए, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ अरूबा के बारे में आपको और कुछ जानना हो और वीडियो देखना हो अरूबा एपी के बारे में, तो मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मेन पर्पस है प्रोवाइड एक्सपेंडेबल, सिक्योर एंड हाई परफॉर्मेंस कनेक्टिविटी। कभी भी नेटवर्क डिजाइन करेंगे तो आप नेटवर्क को हमेशा एक्सपेंडेबल बनाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पोर्ट जरूर छोड़ेंगे कि इन केस अगर इन फ्यूचर में अगर यूजर्स बढ़ते हैं, या ऑफिस बड़ी होती है, कंपनी बड़ी होती है, तो उसे एक्सपेंड किया जा सके। सिक्योर होना चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब कम से कम उसमें फायरवॉल, ये सारी चीजें डिसाइड करना होगा। ये चीजें हम लोग आगे बात करेंगे। हाई परफॉर्मेंस, अब उनके कंपनी पे या उस ऑर्गेनाइजेशन के यूजेस के अनुसार परफॉर्मेंस डिसाइड करेंगे, और फिर कनेक्टिविटी डिसाइड करेंगे। इंश्योर यूनिफाइड कम्युनिकेशन, हम इंश्योर करेंगे वॉइस और डेटा का यूनिफाइड कम्युनिकेशन हो, चाहे
सिंगल ब्रांच हो या मल्टीपल ब्रांच हो, सारे ब्रांच में जो वॉइस और डेटा का कम्युनिकेशन सिमलेस होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग कंसिडर करेंगे अगर कोई नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाते हैं तो। इनेबल आईओटी डिवाइसेस इंटीग्रेशन, हमेशा जो आईओटी डिवाइसेस अगर डालते हैं किसी भी नेटवर्क में, तो हमें कंसिडर करना चाहिए कि वो, जैसे आईओटी डिवाइस क्या होंगे, जैसे फायर अलार्म हो गया, स्मोक अलार्म हो गया, ऐसे जितने भी अलार्म होते हैं उनको आईओटी में कंसिडर किया जाता है। ये सारी चीजें इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। कैमरे हो गए, मीट कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, कोई भी अगर डिवाइस आप यूक्यू बनाते हैं, अगर कोई मॉडल या कुछ भी सजेस्ट करते हैं, तो उसका जो भी कंप्लायंस है वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड वो मैच करना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई कंपनी बोलती है ये मेरा डिवाइस वाईफाई 6 है, तो हमें इसका सर्टिफिकेशन जरूर चेक करना चाहिए उनका डेटा शीट में ये प्रोवाइड किया गया है या नहीं। या आई ट्रिपल ई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू ये स्टैंडर्ड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, सब कुछ हमें चेक करके ही अ, किसी भी प्रोडक्ट को सजेस्ट करना चाहिए। ऐसे नॉर्मली जितने भी ओईएम्स हैं वो सब जो भी मेंशन करते हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स को जरूर मेंशन करते हैं अपने डेटा शीट में। ऑफर फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए एंड मैनेजेबल आर्किटेक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी एंड ओवरव्यू। कोड एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस लेयर, ये कोर लेयर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हो गया, ये हमारा एक्सेस लेयर हो गया। इसको बोलते हैं टियर 3 नेटवर्क आर्किटेक्चर, जहां 3 लेयर में हमारा नेटवर्क डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा कोर लेयर, दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, लास्ट में होता है हमारा एक्सेस लेयर। ठीक है, ये क्यों होता है इसके बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं टियर 3 आर्किटेक्चर। अगर इसमें हम कोर डाल के और डिस्ट्रीब्यूशन हटा दे और केवल एक्सेस लेयर डाल दे, तो इसको बोलते हैं टियर 2 आर्किटेक्चर। ओके, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के समय में जरूर पूछा जाएगा, तो ये कंसिडर कीजिए टियर 3 आर्किटेक्चर क्या होता है और टियर 2 आर्किटेक्चर क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर में ही आपका है इंटरनेट, फायरवॉल, कोर स्विच और एक्सेस स्विच। इनकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, मतलब इनका हायरार्की कैसा होता है। सबसे पहले इंटरनेट, इंटरनेट यानी आपका राउटर, ठीक है। इसके बाद फायरवॉल, फिर कोर स्विच, एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, फिर एक्सेस स्विच। ओके, कई बार हम राउटर ना डाल के फायरवॉल पे ही राउटर को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि फायरवॉल में ही राउटर का फंक्शनलिटी अवेलेबल होता है। तो फायरवॉल, कोर स्विच और एक्सेस स्विच, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्विच फिर एक्सेस स्विच, ये आपको हायरार्की बता रहा हूँ कि एक इंटरनेट आने से लेके और एंड यूजर को कनेक्टिविटी मिलने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है, उनका नेटवर्क का हायरार्की कैसे बनता है, ये एकदम बेसिक था। अब नेटवर्क टोपोलॉजी ओवरव्यू के अंदर में है वायरलेस कंट्रोलर एनएपी। अगर हम मल्टीपल एक्सेस पॉइंट डालते हैं कंट्रोलर बेस्ड, तो इनकी कनेक्टिविटी कैसे होती है। सबसे पहले आपका यहाँ पे कोर स्विच या डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से आपका ये WLAN कंट्रोलर है वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सारे एपी इससे वर्चुअली कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो भी इन एपी को सिंगल सिंगल मैनेजमेंट अगर नहीं करना चाहते तो हम कंट्रोलर डालते हैं, तो हम कंट्रोलर पर जो भी चीज कॉन्फ़िगर करेंगे वो सारे अप्लाई हो जाएंगे ये सारे एपी पे। कंट्रोलर डालने का एक और बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका ब्रांच मल्टीपल लोकेशन पे है, तो सारे लोकेशन का को आप मैनेज आप सिंगल कंट्रोलर से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको हर जगह आईटी टीम बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए WLAN कंट्रोलर डालते हैं। WLAN कंट्रोल डालने का एक और मकसद है कि कुछ जो एपी होते हैं वो विदाउट कंट्रोलर नहीं चलते हैं। जैसे कि अरूबा में आप मान लेते हैं 150 एपी विदाउट कंट्रोलर रन कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर आपको एक्सेस पॉइंट अगर एड ऑन होता है 151, तो आपको कंट्रोलर डालना पड़ेगा। वैसे ही अल्काटेल में आई थिंक 120 है जो एपी विदाउट कंट्रोलर वर्क कर सकता है। लेकिन अगर आपको 121, ये आप कंफर्म कर लेना, जैसे आप डालोगे तो यहाँ पे कंट्रोलर की नीड हो जाएगी। ओके, मतलब विदाउट कंट्रोलर मतलब ये हुआ जो इसमें से एक एपी है वो हमारा कंट्रोलर बन जाएगा और बाकी सारे एपी हमारे मास्टर स्लेव बन जाएंगे। तो जो कॉन्फ़िगरेशन इस एपी पे होगा ना, वही कॉन्फ़िगरेशन ये सारे एपी पे अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन इस केस में आप मल्टीपल ब्रांच को
सिमलेस कनेक्टिविटी के थ्रू प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको कंट्रोलर ही चाहिए। ये है नेटवर्क टोपोलॉजी ओवरव्यू हमारा आईपीपीबीएक्स शिप गेटवे। मतलब ये टेलीफोन के बारे में बात कर रहे हैं, टेलीफोनिक कनेक्टिविटी कैसे होती है। ये आपका आईपीपीबीएक्स एक डिवाइस होता है जो वॉइस के लिए यूज होता है। इससे हम कनेक्ट करते हैं स्विच, नेटवर्क स्विच, और उससे कनेक्टिविटी होती है हमारी टेलीफोन की। ठीक है। ये ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हमारा हो गया। ओके। अगर हमें अपने ऑफिस से बाहर बात करना हो, ब्रांच ऑफिस में, तो उसके लिए कनेक्टिविटी कैसे होती है, फिर इसको हम इंटरनेट के थ्रू अपने ब्रांच ऑफिस पे लाते हैं। तो यहाँ पे हमारा लगता है गेटवे एक। तो वो गेटवे के बारे में बात हम आगे में करेंगे और डिटेल में करेंगे। प्रॉपर इसका मैंने आर्किटेक्चर बना रखा हुआ है। ओके। अब हमारा हो गया नेटवर्क टोपोलॉजी ओवरव्यू के अंदर हो गया आईओटी गेटवे सेंसर। ठीक है। ये हमारा गेटवे हो गया। ओके। गेटवे का अर्थ होता है कि डेटा अंदर से बाहर जाए और बाहर से अंदर की ओर आए। ठीक है। गेटवे काम यही होता है। तो ये जितने आपको आईओटी गेटवे दिख रहे हैं, ये गेटवे क्या करता है, आपके इंटरनेट में या रैक में आपके इंटरनेट से ऐड जुड़ जाता है। उसके बाद आप इसको क्लाउड पे के थ्रू आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप वर्चुअली कहीं से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ये आईओटी गेटवे होता है। जैसे कि आपने ने फायर का अलार्म लगा दिया, अगर आप ऑफिस में नहीं हो, सपोज डेट मान लेते हैं आपके ऑफिस सुबह 9 से 5 की है। अगर इन केस मिडनाइट 12 o'clock, जो रात का मिडनाइट होता है, उसमें अगर इनकेस अगर आपके ऑफिस में फायर लग जाती है, आप तो ऑफिस में हो नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऑफिस में आग लगी है। तो उसके लिए गेटवे लगाते हैं कि आप जो भी आग आग लगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाए। ओके। हम बात करते हैं वाईफाई डिजाइन। ठीक है। कंट्रोलर बेस्ड वर्सेस क्लाउड मैनेज। जो हमारा वाईफाई का कंट्रोलर आता है वो दो टाइप होता है, एक होता है हार्डवेयर बेस्ड, एक होता है वर्चुअल कंट्रोलर बेस्ड। एक हमारा आता है क्लाउड बेस्ड। ठीक है। हार्डवेयर मतलब फिजिकल प्रॉपर हार्डवेयर होगा, स्विच की तरह। वर्चुअल मतलब हो गया ये आपका सर्वर पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। और क्लाउड मैनेज हो गया कि पूरा जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्लाउड पे ही होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है? अभी हम बात करते हैं हार्डवेयर और आपका क्लाउड। ओके। तो डिप्लॉयमेंट में कंट्रोलर बेस्ड एपी यूज ऑन साइट हार्डवेयर। ठीक है। जो कंट्रोलर बेस्ड हार्डवेयर कंट्रोलर बेस्ड एपी होते हैं वो ऑन साइट हार्डवेयर होते हैं। ठीक है। क्लाउड मैनेज एपी आर कॉन्फ़िगर वाया द इंटरनेट। अगर क्लाउड मैनेजमेंट कंट्रोलर ले रखा है, तो उसको आपको मैनेज करने के लिए इंटरनेट चाहिए। लेकिन कंट्रोलर बेस्ड जो एपी होता है उसको मैनेज करने के लिए आपको विदाउट इंटरनेट भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये कब यूज होता है? आप सोच रहे होगे कि बिना इंटरनेट का कंट्रोलर किस काम का आएगा। ये काम आता है आपका इंट्रानेट में। ठीक है। इंट्रानेट बोलते हैं जो बताता हूँ। एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट। इंटरनेट हो गया मतलब आप इससे फेसबुक, गूगल, सारा वर्ल्ड से कनेक्टेड है। लेकिन इंट्रानेट में नहीं। इंट्रानेट में होता है एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टिविटी होती है, उनकी कनेक्टिविटी बाहर के वर्ल्ड से नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये कंपनी है जो भारत सरकार की नवरत्ना कंपनी है। तो बेल का जो ऑफिसेस है ऑल ओवर इंडिया में मल्टीपल ब्रांच पे है। ठीक है। कोई उड़ीसा में है, कोई दिल्ली में है, कोई नोएडा में है, कोई पंजाब में है, कोई बेंगलुरु में है, कहीं असम में मान लेते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे हर जगह पे सर्वर लगा हुआ है प्रत्येक लोकेशन पे, और इनका डेटा एक्सचेंज करना है, लेकिन ये जो इनका नेटवर्क है बहुत क्रिटिकल है। ये नहीं चाहते हैं बाहर का इंटरनेट आके इसमें जुड़े। तो ये क्या करते हैं, आपस में ही एक अपना इंटरनेट बना लेते हैं। इनको बाहर की दुनिया से कोई एक्सेस नहीं होता है, बस ये आपस में ही अपना डेटा शेयर करते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं इंट्रानेट। तो उस केस में हम कंट्रोलर बेस्ड एपी देते हैं, क्योंकि कंट्रोलर बेस्ड एपी हमारा विदाउट इंटरनेट भी काम करता है। ओके। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लेते हैं इस लोकेशन पे हमारा एपी लगा हुआ है और इस लोकेशन पे हमारा एपी लगा है, यहाँ पे एपी लगा हुआ है, तो सबका मैनेज हम एक सिंगल पैनल विंडो के साथ कर सकते हैं या सिंगल हेड ऑफिस से बैठे बैठे कर सकते हैं। हर एक ऑफिस में हमें मतलब आईटी पर्सन लगाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन हाँ, अगर आपको कंट्रोलर सारी जगह पे लगाने पड़ेंगे, हार्डवेयर कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद ये सारे कंट्रोलर मिलके एक मास्टर कंट्रोलर के से ऐड हो जाता है, ओके। कई जो ओईएम है उनका अलग होता है। जैसे एचपी का क्या होता है, एचपी में मास्टर कंट्रोलर बनता है, एक कंट्रोलर होता है। तो ये कंट्रोलर हर एक ऑफिस में होता है और मास्टर कंट्रोलर हेड ऑफिस में होता है। ये सारे कंट्रोलर इस मास्टर कंट्रोलर से बात करते हैं और इस पे जो कॉन्फ़िगरेशन होती है फिर वो सारे कंट्रोलर पे अप्लाई होता है। लेकिन कई ऐसे भी अ, वो है ओईएम है जिनका सिंगल कंट्रोलर के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं सारे एपी को। लेकिन उस केस में इस कंट्रोलर को इंटरनेट चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोलर आपका लाइसेंस बेस होता है, ओके। तो इसका जो आईपी होता है, जैसे मान लेते हैं, एक मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए। जैसे कि मान लेते हैं एक मेरा ऑफिस है दिल्ली में और एक मेरा ऑफिस है बेंगलुरु में, ठीक है। सब एपी एक दिल्ली में लगा है मान लेते हैं, और बेंगलुरु में लगा हुआ है। कंट्रोलर हम दिल्ली में रख रहे हैं, ओके। तो होगा क्या, इस एपी का लाइसेंस लेंगे तो इस एपी का मैक आईडी, मैक और सीरियल नंबर, ये हम अल्काटेल ओईएम है उसके क्लाउड पे रजिस्टर्ड कर देंगे कि भाई इस एपी का क्लाउड मैनेज लाइसेंस परचेस कर लिया गया है, ठीक है। जब भी हम इस एपी में इंटरनेट देंगे और ये कंट्रोलर में इंटरनेट देंगे तो ये कंट्रोलर क्या होगा, अपने सर्वर से बात करेगा, ओके। तो सर्वर में जैसे उसे पता चलेगा ये और ये आईपी, ये सॉरी ये इस एपी का मैक एड्रेस और सीरियल नंबर इस लाइसेंस के लिए रेडी है, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे वो एपी फैच कर लेगा। मतलब ये बैंगलोर वाला एपी दिल्ली कंट्रोलर फैच हो जाएगा विदाउट यहाँ कंट्रोलर डाले हुए। वैसे ही दिल्ली वाला एपी मैनेज कर लेगा। तो यहाँ से हम सिंगल कंट्रोलर से पूरा मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसमें इंटरनेट की नीड होगी। एक्सपेंडेबल, सेकेंड टॉपिक है हमारा एक्सपेंडेबल। क्लाउड मैनेज एपी स्केल इजीली विदाउट एक्स्ट्रा हार्डवेयर अनलाइक कंट्रोलर बेस्ड सेटअप। मान लेते हैं अगर हमने, अब इसमें क्या दिक्कत आता है, जो हार्डवेयर बेस्ड कंट्रोलर होता है ना, उसमें प्रॉब्लम है, वो एक लिमिटेड डिवाइस के लिए आता है। जैसे 4000 एपी के लिए ही एक कंट्रोलर आएगा। इन केस अगर 4000+1 हो गया तो फिर आपको एक नया हार्डवेयर डालना पड़ जाएगा। तो ये डिमेरिट है हार्डवेयर कंट्रोलर का। मेरिट क्या है इसका, कि ये सिक्योर है, ओके। और हमारा जो क्लाउड मैनेज कंट्रोलर है तो वो तो एकदम लाइसेंस बेस्ड है। आप उसमें लाइसेंस अपग्रेड करते जाइए और डिवाइस ऐड करते जाइए, ओके। अपडेट, क्लाउड मैनेज्ड एपी गेट ऑटो अपडेट, ओके। ये क्लाउड मैनेज एपीज होते हैं वो ऑटो अपडेट होते हैं, क्योंकि ये क्लाउड मैनेज्ड ओईएम प्रोवाइड करता है। मतलब ओईएम का जो क्लाउड सर्वर उस पे होता है वो ऑटोमेटिक अपडेट करते रहते हैं उसके। लेकिन विदाउट कंट्रोलर, जो हार्डवेयर कंट्रोलर है उसको आपको मैनुअली मैन मतलब अपडेट करने की नीड होती है। अगर आपको इंटरनेट नहीं दे रखा है तो आपको इसका फॉर्मवेयर बाहर से डाउनलोड करके लेके आना होता है और फिर इस कंट्रोलर का जो कंसोल केबल डाल के इसमें उस फॉर्मवेयर को अपलोड करना पड़ जाता है। कॉस्ट, कंट्रोलर बेस्ड हैज लोअर इनिशियल कॉस्ट। में भी आप मान सकते हैं कि हार्डवेयर कंट्रोलर है वो इनिशियल स्टेज में मतलब वन टाइम पेमेंट का हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको क्लाउड मैनेज्ड ही कॉस्ट इफेक्टिव आपको सॉल्यूशन लगेगा। जैसे कि आपको, आप सोच रहे होंगे यार अगर मैं 10 साल का क्लाउड मैनेज खरीदता हूँ, ठीक है, तो 5 लाख का पड़ रहा है, ठीक है। 10 साल का मान लेते हैं, 1 साल का आप लाइसेंस खरीदते हो एपी का तो 5 लाख का पड़ रहा है, ठीक है, 1 साल का। अगर वहीं अगर हार्डवेयर कंट्रोलर खरीद रहे हो तो वो आपका मान लेते हैं 7 लाख रुपया या 8 लाख रुपया में आपको हार्डवेयर कंट्रोलर मिल जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, पर ईयर आपका जो प्राइस है वो 5+5+5
जितने ईयर आप यूज करना है उतना पैसा देते जाना है। बस हार्डवेयर कंट्रोलर क्या है, इसका कॉस्ट एक वन टाइम आपने पे किया, उसके बाद ये आपका हो गया। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, इसमें अगर एपी अगर बढ़ता है तो इस हार्डवेयर कंट्रोलर को फिर आपको दूसरा बाई करना पड़ जाएगा, अगर एक भी बढ़ता है, एक्स्ट्रा होता है तो भी। ठीक है। स्टेबिलिटी, कंट्रोलर बेस्ड एपी वर्क लोकली विदाउट इंटरनेट, क्लाउड मैनेज नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी टू फुल फीचर्स। ओके, मैंने बता दिया कंट्रोलर बेस्ड एपी को आप विदाउट इंटरनेट भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन क्लाउड मैनेज को आपको इंटरनेट चाहिए। वाईफाई डिजाइन, अगर आप नए हैं, अगर कोई नेटवर्क आर्किटेक्चर सीख रहे हैं, तो अगर आप वाईफाई डिजाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा फ्लोर प्लान के बारे में बात करते हैं। यूज बिल्डिंग लेआउट टू आइडेंटिफाई वॉल मटेरियल्स एंड कवरेज जोन। आप कभी भी जाएं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हीट मैप बनाने के लिए, तो उनका जो प्रॉपर वो होता है नेटवर्क डायग्राम, मतलब उनका बिल्डिंग का लेआउट, उसको उस पे आप हीट मैप बनाएं। पहले आप ये पता कर ले कि उनके जो बिल्डिंग में जो मटेरियल कौन कौन सा यूज हुआ है, कैसे एक रूम को दूसरे रूम से सेपरेट किया गया, क्या वो ग्लास है, पीवीसी पैनल है या वॉल है, वो सारी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड है साइट सर्वे, परफॉर्म अ साइट सर्वे टू मेजर सिंगल स्टैंड इंटरफेस एंड यूजर डेंसिटी। आप ऑफिस में गए, आपको पता होना चाहिए उस ऑफिस में क्या काम होता है। ठीक है, कितने यूजर्स बैठे हुए हैं, उस ऑफिस का एरिया कितना है। हीट मैप, हीट मैपिंग, जनरेट हीट मैप विजुअलाइजेशन वाईफाई कवरेज एंड आइडेंटिफाई वीक सिग्नल एरिया। आप इस मैप को किसी भी हीट मैप बनाने वाले टूल में डालिए और वहां पे एपी प्लेसमेंट करके चेक कीजिए कि एपी का रेंज कहाँ कहाँ तक जा रहा है। उससे पहले आपको यहाँ पे पूरा जो लेआउट का डायग्राम है वो मेंशन करना पड़ेगा, ये कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर चौड़ा है। ठीक है, वो मेंशन कीजिए। फिर आप यहाँ पे इसका सिग्नल 2.4 गीगाहर्ट्ज को ऑन ऑफ करके चेक कीजिए, 5 गीगाहर्ट्ज को ऑन ऑफ करके चेक कीजिए। अगर कोई वीक सिग्नल आ रहा है तो उस एरिया में दूसरा एपी डाल के चेक कीजिए। ये सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने हीट मैप बनाना नहीं जानते, हीट मैप कैसे बनाते हैं, तो इससे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जो आइरिस के नाम से होगा, IRISH के नाम से होगा, आइरिस टूल के बारे में होगा या हीट मैप के बारे में होगा। आप जाकर ढूंढ लीजिए, या फिर मैं इस वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके। एपी प्लेसमेंट, अगर कहीं भी आप एपी डाल रहे हैं तो आप कंसिडर कीजिए एपी डालते वक्त, अगर ऑफिस के बीच में कोई पिलर है तो पिलर के जस्ट किनारे मत डालिए, उसके साइड में मत डालिए, हमेशा पिलर से दूर डालिए। क्योंकि अगर पिलर के पास डालेंगे तो एक एरिया कवर करेगा और बाकी एरिया कवर नहीं करेगा। ठीक है। अगर आप बीच में डालते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक पिलर है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे डाल लिए तो केवल ये यही एरिया कवर करेगा, ये वाला एरिया कवर नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे करेगा। ओके। अगर आप यहाँ पे डालते हैं इस एपी को तो पूरा एरिया कवर करेगा, साथ में ये एरिया भी कवर कर लेगा और ये भी एरिया कवर कर लेगा, बस आपका ये एरिया बचा रह जाएगा। ओके, यहाँ के लिए दूसरा एपी डालना पड़ेगा। मतलब आप प्रॉपर कंसीडर करें एपी को कहाँ प्लेसमेंट करें कि डेटा जो सिग्नल है वो अच्छे से आए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आपका सिग्नल आना चाहिए। Interference avoids, detect and reduce RF interference from the nearby electronic devices or networks। आप ये जरूर आइडेंटिफाई करें कि अगर किसी ऑफिस में पहले से कोई वाईफाई लगा हुआ है, जैसे मान लेते हैं डीलिंग का लगा हुआ है, कोई राउटर लगा हुआ है या वाईफाई लगा हुआ है, अगर इनसे वो परेशान होके आपको कांटेक्ट करते हैं कि सर मुझे एक्सेस पॉइंट डालने हैं, तो उस केस में ये सारे जो पहले से लगे हुए वाईफाई है उसको बंद कर दें या उनसे थोड़ी दूरी पे अपना वाईफाई प्लेसमेंट करें। ओके, ये फीचर्स वाईफाई 5 में, जो वाईफाई 5 जनरेशन के वाई एक्सेस पॉइंट थे उसमें आता था, उनका RFID इंटरफेरेंस होता था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम वाईफाई 6 में
बहुत हद तक कम हो चुका है, क्योंकि इसमें BSS कलरिंग एक फीचर्स का यूज किया गया है। ये BSS कलरिंग क्या होता है, इस पे कहीं मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये क्या होता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ एक कलर ऐड कर देता है, जो कि दूसरे बैंड के फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट कर देता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कई, अगर आप कम जगह में ज्यादा एक्सेस पॉइंट डाल देंगे ना, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर कम ज्यादा बड़े स्पेस में अगर कम AP डाल देंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो आपको इस सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर वाईफाई डिजाइन कर रहे हैं तो। तीसरा है बैंड एंड SSID। डुअल बैंड हमेशा आप चेक कीजिए, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज होना चाहिए। ऐसे तो अभी बाई डिफॉल्ट 6 गीगाहर्ट्ज भी आ रहा है, लेकिन वो इंडिया में अभी यूज नहीं कर सकते, अभी बैन है। SSID सेगमेंटेशन, अब कभी भी वाईफाई अगर एक्सेस पॉइंट डालते हैं तो सेपरेट सेपरेट SSID क्रिएट कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि HR के लिए एक अलग SSID बनाइए, IT के लिए अलग बनाइए, फाइनेंस के लिए अलग बनाइए, सेल्स के लिए अलग बनाइए। इससे क्या होता है कि आपको पॉलिसी लगाने पे प्रत्येक SSID में इजी होता है। ओके, मैनेजमेंट इजी होता है, ट्रैफिक कंजक्शन इजी हो जाता है, आपका बैंडविड्थ चौक नहीं होता है। आप चाहो तो इसे बैंड, अगर अलग अलग SSID बनाओगे तो उस पर आप बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं आपका टोटल लीज लाइन है 100 MBPS का, ठीक है। अगर कोई मान लेते हैं IT वाला बैठ के यूट्यूब वीडियो देखने लगा 4K में, तो क्या होगा, आपका 100 MBPS एक IT वाला बंदा ही लेके बैठ जाएगा और बाकी लोग को नहीं मिलेगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हैं 20 MBPS ही, केवल IT वाले SSID पे 20 MBPS ही जाए। तो ऐसे आप पॉलिसी लगा सकते हैं अगर अलग अलग SSID क्रिएट करते हैं तो। ओके, ऐसे ही गेस्ट के लिए अलग क्रिएट कीजिए, कॉर्पोरेट एंड IoT के नेटवर्क भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। विलेन मैपिंग, assign each SSID to dedicated villain for traffic isolation। ओके, आपने SSID तो अलग बना दिया, हर एक SSID के लिए विलेन भी अलग बनाइए, विलेन 1, विलेन 2, विलेन 3, विलेन 4 अलग अलग बनाइए। इससे क्या होगा, अगर फायरवॉल पे अगर विलेन बनाते हैं तो ये विलेन पे पॉलिसी लगा सकते हैं। जैसे IT वाला बहुत यूट्यूब देख रहा है आजकल, तो उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें यूट्यूब साले को ब्लॉक कर सकते हैं, ना यूट्यूब रहेगा ना देखेगा। तो अगर अगर आप विलेन नहीं बनाते हैं, सबका विलेन सेम होता है, विलेन 1 ही होता है, अगर यूट्यूब इस पे ब्लॉक करते हैं तो इस सारे टीम को ब्लॉक हो जाता है यूट्यूब। तो अगर आपने अलग अलग विलेन बना दिया तो केवल सिंगल एक IT डिपार्टमेंट का ही यूट्यूब बंद हुआ। ओके, एक्सेस कंट्रोल एंड अप्लाई डिफरेंट सिक्योरिटी पॉलिसी पर SSID बेस्ड ऑन यूजर टाइप। ठीक है, आप यूजर के हिसाब से पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप AAA ऑथेंटिकेशन की बात कर सकते हैं, वैसे मतलब ये एक्सेस पॉइंट के अंदर में भी पॉलिसी होता है, पर बैंड SSID आप पॉलिसी लगा सकते हैं, वो एक्सेस पॉइंट के अंदर ही फीचर्स दिया गया रहता है। बैंडविड्थ मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि 20 MBPS कंट्रोल कर सकते हैं। लिमिट गेस्ट एंड IoT SSID इंश्योर प्रायोरिटी फॉर द कॉर्पोरेट ट्रैफिक। मान लेते हैं कोई गेस्ट आया, अब बैठ के आपके नेटवर्क कनेक्ट करके और कुछ यूट्यूब से लगा या मूवी डाउनलोड करने लगा, तो आप गेस्ट के लिए हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं, कि गेस्ट अगर आपके ऑफिस में आता है तो अपना कम से कम लैपटॉप में मेल चेक कर सके और मेल भेज सके। ओके, तो इसके लिए आपको 2 MB, 4 MB या 5 MB का बैंडविड्थ फिक्स कर देना चाहिए, ऐसे गेस्ट SSID पे करके कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका बाकी का नेटवर्क 95 MBPS वो डिस्टर्ब ना हो। वाईफाई आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, उसमें कसम WPA3 Web3 इंक्रिप्शन सिक्योरिटी अवेलेबल होना चाहिए, ये लेटेस्ट सिक्योरिटी है। 802.1x ऑथेंटिकेशन, ये क्या होता है, हमारा जो डेटाबेस होता है सर्वर में, जिसे AD सर्वर बोलते हैं, उससे अगर उसमें अगर हमारा लैपटॉप कंप्यूटर डिवाइसेस ऐड हैं या यूजर्स को वहाँ पे हमने रजिस्टर्ड कर रखा है, तो जो यूजर वहाँ पे रजिस्टर्ड है वो ऑटोमेटिक वाईफाई से कनेक्टिविटी कर पाएगा। अगर कोई यूजर AD से कनेक्टेड नहीं है तो वो उसको ID पासवर्ड मिलने के बाद भी वो वाईफाई एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए 802.1x ऑथेंटिकेशन
प्रोटोकॉल है IEEE स्टैंडर्ड, ये नंबर लिखा हुआ है, ये एक्सेस पॉइंट में अवेलेबल होना चाहिए। रेडियस सर्वर, और रेडियस सर्वर हो गया वैलिडेट यूजर कैंडिडेट। अगर कोई डिवाइस में अगर आप वो डालते हैं, वाईफाई का आईडी पासवर्ड डालते हैं, तो रेडियस सर्वर वैलिडेट करता है ये यूजर ऑथेंटिक है या फ्रॉड तो नहीं है। पर यूजर एक्सेस कंट्रोल, पर यूजर आप रोल बेस्ड एक्सेस विलेन असाइनमेंट थ्रू रेडियस एट्रीब्यूट, आप पर यूजर के हिसाब से रोल डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप रेडियस यूज कर रहे हैं तो किसी का मैक आप ब्लॉक कर सकते हैं, मैक एक्सेस दे सकते हैं, या कुछ और भी फीचर्स या पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पर यूजर एक्सेस कंट्रोल ये फीचर्स होना चाहिए। गेस्ट आइसोलेशन, अगर कोई गेस्ट आता है तो उनको आइसोलेट किया जा सके अलग से। इनेबल क्लाइंट आइसोलेशन ऑन गेस्ट SSID टू प्रिवेंट डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन। मतलब आइसोलेशन का अर्थ ये हो गया, अगर मान लेते हैं हमारा जो नेटवर्क, जो हमारा कॉर्पोरेट नेटवर्क की IP है वो है 192.168.1.1। अगर गेस्ट आए तो अगर यही सेम IP देंगे तो फिर क्या होगा, हमारा गेस्ट किसी भी यूजर्स को या किसी भी सर्वर को इजिली पिंग कर सकता है। तो इनका नेटवर्क हमें इनका IP भी बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं 172.168 के रेंज में ऐसे कुछ डाल सकते हैं, क्योंकि ये IP इस IP से पिंगेबल ना हो, और इसको एक्सेस पॉइंट में जाके इस IP का जो IP को यहाँ पे ब्लॉक कर देना चाहिए। कोई भी गेस्ट अगर हमारे डिवाइस को पिंग करना चाहता है या किसी भी प्रकार का फाइल शेयर करना चाहता है लोकली वाया इंटरनेट, तो वो नहीं कर पाए। तो इस केस में क्या होता है, यूजर्स डायरेक्ट एक्सेस पॉइंट से लेके और राउटर से बाहर निकल जाता है, वो कोई भी इंटरनली डिवाइस को एक्सेस या पिंग करके चेक नहीं कर सकता है। तो ये फीचर्स अवेलेबल होना चाहिए, वाईफाई डिजाइन करते समय आपको ध्यान देना चाहिए। रोमिंग एंड लोड बैलेंसिंग, सिमलेस रोमिंग के लिए ये प्रोटोकॉल जरूरी है। जैसे मान लेते हैं एक ऑफिस इतना बड़ा है, तो इसमें यहाँ पे AP लगा है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, तो अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से मूव करते करते मैं यहाँ पहुंच गया, तो हमारा जो नेटवर्क है वो बीच में डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो डिस्कनेक्ट हो गया तो हमारा, अगर मान लेते हैं मैं मीटिंग कर रहा हूँ या किसी कॉल पे हूँ तो मेरा इंटरनेट बंद हो गया तो कट जाएगा। तो उस केस में ये फीचर्स 802.11 क्या होता है, ये रोमिंग ऑन कर देता है। अगर क्लाइंट मूव कर रहा है तो इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टिविटी है, जैसे इसके नियर बाई पहुंचेगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, और इसके नियर बाई पहुंचेगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं रोमिंग फीचर्स। स्टिकी क्लाइंट प्रिवेंशन, यूज स्मार्ट स्ट्रिंग टू डिस्कनेक्ट क्लाइंट फ्रॉम वीक AP। अगर कोई AP पे यूजर्स कनेक्टेड है और दूर कनेक्टेड है, ओके, अगर इसका सिग्नल अच्छे से कनेक्टेड है लेकिन सिग्नल अच्छा नहीं मिल रहा है, अगर कोई AP बगल में है और वहां सिग्नल अच्छा आ रहा है, तो ऑटोमेटिक इस AP से कनेक्टिविटी हो जाएगी। इन केस अगर इस AP पर लोड ज्यादा यूजर्स आ गए, तो उस केस में क्या होगा, कुछ यूजर्स को ये ऑटोमेटिक दूसरे AP पे शिफ्ट कर देगा। लोड बैलेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइंट इवेली अक्रॉस AP अवॉइड कॉन्फ़िगरेशन। सेम, अगर लोड बढ़ता है AP पे तो वो इक्वली सारे एक्सेस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो आपको AP भी उसी एरिया में ज्यादा लगाना है जहां पे यूजर्स ज्यादा बैठे हैं। ऐसे नहीं जहाँ खाली स्पेस है वहां पे मैंने लगा दिया AP, वैसे नहीं होगा। जहाँ पे यूजर्स बैठे हुए हैं वहां पे ही हमें ज्यादा AP कंसिडर करना है। जैसे मान लेते पूरा ये एरिया में यूजर्स बैठे हुए हैं, तो हमें AP इसी यहीं पे डालना है, 2 डालें या 4 डालें, क्योंकि यूजर्स इजिली चारों तरफ से कनेक्टेड हो। AP डालने का मेन मोटिव है कि एक AP से दूसरे AP का डिस्टेंस मिनिमम कम से कम 40 मीटर, 40 मीटर, यस 40 मीटर रखिए एक AP से दूसरे मीटर। 40 मीटर ज्यादा हो गया, आई थिंक मुझे 30 मीटर, हाँ 30 मीटर, 30 मीटर रख सकते हैं। डिपेंड करता है वो सीलिंग के हाइट पे। ठीक है, अगर सीलिंग की हाइट कम है तो आपको इसको और नियर बाई में रखना होगा। अगर सीलिंग के हाइट ज्यादा ऊपर है तब तो उस केस में आपको, ज्यादा ऊपर है तो फिर आपको आउटडोर एक्सेस पॉइंट डालना पड़ेगा उसमें। ठीक है, अगर जैसे 15 फीट पे है या 12 फीट पे है तो उस केस में आप 30 मीटर कंसीडर कर सकते हैं मैक्सिमम।
Band streaming, push dual band client 5 GHz and push dual band clients for to 5 GHz for better performance and reduce the crowding. Client threshold set user limit per AP, trigger roaming and reduce the nearby AP. Okay. बैंड स्ट्रिंग मतलब हो गया अगर यूजर्स यहाँ पे एपी लगाया है, अगर यूजर्स नियर बाई में है एपी से तो ऑटोमेटिक ये 5 गीगाहर्ट्ज से कनेक्ट हो जाए। अगर यूजर्स दूर जा रहा है तो वो 2.4 से गीगाहर्ट्ज से कनेक्ट हो जाए। तो कभी भी एक्सेस पॉइंट कोशिश करेगा मेरा जो यूजर्स है, जो क्लाइंट है, वो 5 गीगाहर्ट्ज से कनेक्ट हो, ना कि 2.4 गीगाहर्ट्ज से। अगर उसे लगता है मेरा क्लाइंट बहुत दूर है तो उस केस में 2.4 गीगाहर्ट्ज से वो कनेक्टिविटी करेगा। ओके, अगर वो नियर बाई में है तो 5 गीगाहर्ट्ज से ही कनेक्टिविटी करेगा। तो इस केस में क्या करते हैं, जब SSID हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक ही SSID पर हम लोग दोनों बैंड को ऑन कर देते हैं। तो ये एक्सेस पॉइंट ऑटोमेटिक किसी भी एक बैंड से कनेक्ट कर लेता है डिवाइस को, डिपेंड्स ऑन रेंज। जैसे जैसे अगर रेंज बढ़ेगा तो हमारा जो स्पीड कम होगा, अगर जैसे जैसे रेंज घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। ओके, क्लाइंट थ्रेशोल्ड हो गया कि एक एक्सेस पॉइंट पे आप सेट कर सकते हैं कि 50 यूजर से ज्यादा लोग कनेक्ट ना कर पाए। लैन डिजाइनिंग में आपका ये एज स्विच हो गया, वीएलएन सेगमेंटेशन होना चाहिए, पोर्ट सिक्योरिटी होना चाहिए, पीओई सपोर्ट होना चाहिए, अपलिंक रिडंडेंसी होना चाहिए। एज स्विच हो गया मतलब कि आपका एक्सेस लेयर जिससे आपका पीसी कनेक्टेड होता है, कैमरा कनेक्टेड होता है, वाईफाई कनेक्टेड होता है, इसको बोलते हैं एज स्विच, जिससे आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हो। अगर स्विच टू स्विच कनेक्टेड है तो उसको नहीं बोलते हैं एज स्विच। ठीक है, इसमें ए स्विच बहुत ही, जिसे L2 लेवल का स्विच हो गया या आपका स्मार्ट मैनेज्ड स्विच हो गया, जिसमें आपको चेक करना होगा कि विलेन बना सके इन फ्यूचर। अगर हमें विलेन बनाने की नीड पड़ जाए तो उसमें अवेलेबल होना चाहिए। पर पोर्ट को आदमी सिक्योर कर सके, इस मतलब मैक बैंडिंग कर सके पर पोर्ट को। ठीक है, अगर कैमरा डाल रहे हैं तो उस केस में आप पीओई स्विच को कंसीडर कीजिए कि कैमरा वाईफाई के लिए पीओई स्विच। अपलिंक, अगर हम अपलिंक डाल रहे हैं, एक जैसे इसमें इंटरनेट डालना है तो इसमें डुअल अपलिंक डालें, क्योंकि एक केबल कट होने पे दूसरा कट ना हो उस केस में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। अगर आपको कुछ इस पर डाउट लगता है या कुछ आपको समझ में नहीं आया या चाहते हैं थोड़ा और डिटेल में बात करूं तो आप मुझे ना जरूर कमेंट करके बताइएगा, या जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे मेरा नंबर है 9155072909। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपने ये वीडियो देख लिया पार्ट 1, मैं इसी तरह पार्ट 2 या पार्ट 3 लेके आऊंगा, क्योंकि ये स्लाइड बहुत बड़ी है तो ये बहुत ज़्यादा देर तक का वीडियो बन जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा कम कर दिया इस वीडियो को। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, इसमें आप आगे देखेंगे ना प्रॉपर एक मैंने नेटवर्क हायरार्की बनाया हुआ है कि मल्टीपल ब्रांच के ऑफिसेस को कैसे एक साथ सीमलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू पूरे ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो आईपी का रेंज चल रहा है, वही आईपी का रेंज अगर मैं गुजरात या बेंगलोर या दिल्ली में अगर करूँ किसी और ऑफिस में तो सेम नेटवर्क बन जाएगा। इसकी प्लानिंग कैसे होती है, इसमें कौन से डिवाइसेस लगते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। दूसरी बात ये होगी, उस स्लाइड में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि टेलीफोन की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। अगर इन हाउस टेलीफोन लगाते हैं, अगर मैं ब्रांच ऑफिस में बात करनी हो अपने कलीग से या सीनियर से, तो यहाँ से टेलीफोन पे कॉल उस टेलीफोन पे कैसे जाता है, उसके लिए कैसे एक्सचेंज लगाते हैं, कैसे IPv6 लगाते हैं, गेटवे कैसे लगाते हैं, इस सब की बात करेंगे। साथ में IoT डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट हो जरूर करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।